Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. We are doing chapter number 3 that is motion in straight line from class 11th. तो हमने अभी तक के लेक्चर्स में सभी बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लिया है, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन क्या होती है. एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ठीक है, सो टिल नाउ आई अज्यूम कि ये सब चीज़ें आपको पता है क्या होती हैं. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर मैं रिवाइज कराऊं कि क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन वो जहां पर हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट के तरीके से, जब एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन बन जाती है. सेकंड डेफिनेशन जो होती है, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर होता है और वो कांस्टेंट अगर हो, ठीक है, यानी कि वो चेंज ना करे डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है. और थर्ड डेफिनेशन जो यहाँ पर हो जाती है कि अगर उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो. सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आप देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स करती है, कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन बन जाएगी. सेकेंड डेफिनेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं? अगर उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहां पर हमने कहा कांस्टेंट होनी चाहिए, यहां पर हम कह रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली किसके इक्वल नहीं है? जीरो के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है. ठीक है, अब अगर वो नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है एक्सेलरेशन, तो वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, राइट. तो यानी कि अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, जीरो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, है ना. अगर एक्सेलरेशन जीरो हुई सो दैट मीन्स हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी में चेंज, है ना. तो एक्सेलरेशन ही अगर जीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, सो वो सब तो यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है. अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, उसको हम ये कहेंगे. और अगर हमारी एक्सेलरेशन कैसी है? वेरिएबल है. ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो बन जाएगा. ठीक है, तो या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. ठीक है, तो इस सब को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल इन आवर लास्ट लेक्चर. आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चंस जो है हम देखते हैं, हम चैप्टर ये वाला हो या फिर नेक्स्ट चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 4, तो वो ये क्वेश्चंस बनेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑल्दो रियल लाइफ में हमारी एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होती है, रियल लाइफ की अगर हम बात करें, लेकिन ऑब्वियसली अभी हम थोड़े आइडियल केसेस ही डिस्कस करेंगे जहां एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो. ठीक है, हम आइडियल केसेस डिस्कस करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम ऐसे ही करने वाले हैं. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, सो व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है, मोशन वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन में देखा जाए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. ऑलराइट, तब हम क्या करते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है? तब हमें कैसे फॉर्मूले यूज करने होते हैं? हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट. फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो जाती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. थर्ड इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, और एक फोर्थ इक्वेशन में हम मानते हैं जो हम डिराइव करेंगे आज के इस लेक्चर में, जो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड. मतलब जैसे 6th सेकेंड में अगर आपसे पूछ लिया कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, टोटल 6 सेकेंड्स में कितना कवर किया ये नहीं जानना, सिर्फ 6th सेकेंड में कितना कवर किया अगर हमें ये जानना है तो हम एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कह देते हैं. बट मेनली दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है. ठीक है, इनको हम डायरेक्ट मेथड से भी डिराइव करेंगे और हम कैलकुलस मेथड से भी डिराइव करेंगे. ओके,
अब देखिए इन इक्वेशंस के कुछ नाम है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। अब इस इक्वेशन को हम कई बार, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का स्पेशली अगर कोई नेम भी है तो वो क्या है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, देखो इसमें दोनों वेलोसिटीज यहां पर आप देख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, v से हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें दोनों वेलोसिटीज आ रही हैं और टाइम आ रहा है ना। एक्सेलरेशन तो हर एक रिलेशन में है, तो हम एक्सेलरेशन को तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, डिफाइन इसको नाम देने के लिए, लेकिन यहां पर वेलोसिटी आ रही है और टाइम आ रहा है, तो इस रिलेशन को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कह देते हैं। इस रिलेशन में सेकेंड रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ये देखिए डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस से क्या हो गया डिस्टेंस। अब वेलोसिटी यहां पर देखो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों वेलोसिटीज नहीं है ना, तो हम वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन तो हर जगह होती है, तो हम यहाँ यूज करेंगे टाइम और डिस्टेंस। तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या फिर डिस्टेंस टाइम रिलेशन। आपको कोई कह दे, आपको बोले कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन डिराइव करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से रिलेशन की बात कर रहा है, सेकेंड रिलेशन की बात कर रहा है, या फिर वो डिस्टेंस टाइम भी अगर बोल दे तो भी ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है। तो हमें सेकेंड इक्वेशन की यानी कि वो बात कर रहा है, इसको हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन कहेंगे। वेलोसिटी इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज हैं, इनिशियल और फाइनल, और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन के अलावा क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं डिस्टेंस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, ठीक है। इसको डिस्टेंस या फिर कई बार पोजीशन वर्ड भी यूज कर दिया जाता है, ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम बोल दे, डिस्टेंस टाइम बोल दे, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बोल दे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, एक ही बात है, वो सेकेंड रिलेशन की ही बात कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। यहां पर दोनों वेलोसिटीज आ रही हैं और इस रिलेशन में क्या देखने को मिल रहा है, पोजीशन, ठीक है, या फिर आप डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन अगर वो बोल रहा है तो हमें थर्ड रिलेशन को डिराइव करना है, थर्ड रिलेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे कैसे यूज कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे की जगह पर एक ही मीनिंग हम कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हम कब इसको यूज करते हैं, इन इक्वेशंस को यूज कब करना है, जब हमारा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा देखो ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रिवर्स नहीं आ सकता, वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो अब ये बॉडी यहां पहुंच गई, तो इस सिचुएशन में वैसे भी चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ठीक है। यही जो चीज है उसने डिस्टेंस कवर किया है, यही उसके डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। अगर उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जहां पर ये चीज वैलिड नहीं होगी, जैसे कि अगर मैंने एक बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है, सो ये बॉल है, अब बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन कहां लग रही है, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है, तो एक्सेलरेशन भी रिवर्स डायरेक्शन में है, मोशन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो बॉल क्या करती है, ऊपर जाती है, तब तक बॉल ऊपर जाती है जब तक बॉल की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, है ना, तब तक बॉल बिल्कुल चुप नहीं होगी, बॉल ऊपर जाती रहेगी, है ना। अब वो फाइनल पॉइंट पर एक बार पहुंच जाएगी, यानी कि अपनी एक मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर लेगी। तो यहां तक अगर मैं इस जर्नी तक बात करूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है ना, इतना ही डिस्टेंस है, इतनी ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब इसके बाद देखो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रही थी, एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे, उसी एक्सेलरेशन का ये कमाल है कि उसने बॉल की वेलोसिटी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगी, इस बॉल को वापस नीचे लेकर आएगी, ठीक है। तो बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब बॉल वापस नीचे आती है तो देखिए उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इतनी है, बॉल यहां आ गई, डिस्प्लेसमेंट इतनी है, बॉल जब वापस नीचे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे,
ऐसा अगर हमें केस देखने को मिलता है तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब ऊपर जाते हो हम एक बार इक्वेशन यूज़ करते हैं, नीचे आते हो हम अलग से इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब और डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके ही पढ़ना चाहते हो तो हमें इक्वेशन को अलग अलग यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मान लो लेट्स से कि बॉल का जो टोटल टाइम है वो 10 सेकेंड्स का है, ठीक है, 10 सेकेंड्स का टाइम है। अब आपने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को यूज़ किया, ठीक है, टाइम को डाल दिया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब वो 5 सेकेंड ऊपर जाने में उसने लगाए, 5 सेकेंड्स नीचे आने में उसने लगाए, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन में टाइम यूज़ कर लोगे 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स में वो आपको एस जो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो उसकी मैक्सिमम हाइट जितनी है वो आ जाएगा, क्योंकि 5 सेकेंड्स में तो वो कहाँ होगी, अपनी मैक्सिमम हाइट पर ही होगी। ये देखो टाइम 0 जब उसने फ्लाइट स्टार्ट की, ये टाइम क्या हो गया 5 सेकेंड्स, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर है, और ये टाइम हो गया यहाँ वापस पहुँचते पहुँचते उसको 10 सेकेंड्स लग गए, तो ये हो गया टाइम 10 सेकेंड्स। तो जब आप टाइम की वैल्यू डालोगे 5 सेकेंड्स, आपको डिस्टेंस या फिर एस की जो वैल्यू है, तब तक तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको आंसर मिलेगा यही आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। लेकिन जैसे आप डाल देंगे 6 सेकेंड, मान लो 6 सेकेंड पर वो यहाँ है, ठीक है, 7 पर वो यहाँ है, 8 पर वो यहाँ है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो जैसे आप 6 सेकेंड डालोगे इस इक्वेशन में तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर ये नहीं मिलेगा कि ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, नहीं, ये इक्वेशन एक्चुअल में अगर आप कोई पूछता है आपसे क्या बताती है, हमें डिस्प्लेसमेंट बताती है, डिस्प्लेसमेंट ही बताती है ये इक्वेशन, ठीक है। आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन अगर 6 सेकेंड्स पर ये है तो इनके बीच में देखो कितना गैप है, सिर्फ वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे सिचुएशन में, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को अलग अलग यूज करते हैं। अब अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछिए किसी ने तब तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमसे डिस्टेंस पूछ लिया जाएगी, बताओ 8 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहली 5 सेकेंड्स के लिए मैं इक्वेशन अलग लगाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए मैं इक्वेशन अलग से यूज करूंगा, ठीक है। तो वो जो दोनों डिस्टेंसेस होंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये जो केस होता है इसको हम थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में। अदरवाइज देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीके से हम इसे यूज़ करते रहेंगे। बट आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे एज अ पैरेलल या फिर एक ही मीनिंग मानकर नहीं चल सकते, वहाँ पर इनके मीनिंग ऑब्वियसली अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमें ये पता लग गया कि हमें ये इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी अगर हमारा मोशन कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो, ठीक है। इसमें एक जो चीज़ हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है, वो ये है कि अगर बॉडी देखो इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट होती है, और ये एक्सेलरेशन कैसी है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, और फाइनली कुछ वेलोसिटी v अचीव कर लेती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो ऐसे सिचुएशन में हमसे पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बतानी है हमें, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। v एवरेज जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो उस बॉडी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या यूज करेंगे, अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब तो ये नहीं लगेगा, फिर हम क्या यूज करेंगे, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला जो एवरेज वेलोसिटी के लिए होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि वो फॉर्मूला तो देखो हर जगह पर लगेगा, तो आप कहीं पर भी उसे यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला स्पेशल केस है, यूज only when acceleration is constant, या फिर आप यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं, जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको तभी यूज करना है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम डेरिवेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 हमें डिराइव करनी है, उसका नाम हमने देखा था अभी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें दोनों वेलोसिटीज आ जाएंगी
और उसमें टाइम भी होता है। एक्सेलरेशन तो देखो हर एक इक्वेशन में ही है, तो वो तो सब जगह मिलेगी। अब हम एक बेसिक तैयार कर लेते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। थ्रू आउट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम एक ऐसी सिचुएशन मानेंगे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से तो आपने डिस्टेंस मेजर करना है। मान लेते हैं वो जो बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियली यहाँ है, फाइनली वो कहीं कुछ यहाँ है, ठीक है। सो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, बॉडी की पोजीशन ये है, तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, x नॉट, ठीक है। ये बॉडी की पोजीशन बता रहा है, x नॉट क्या है, बॉडी की पोजीशन, ठीक है। और जब फाइनल टाइम हुआ तो बॉडी की पोजीशन हो गई x, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट, ये x डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एट टाइम t, ठीक है। हम लिख लेते हैं t इक्वल टू t डैश, इस टाइम पर, ठीक है। हम इतने टाइम इंटरवल के अंदर बात कर रहे हैं, t डैश लिखने को रहने देते हैं, टाइम को t ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो t डैश फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो लेट्स राइट, जब टोटल टाइम t हो जाएगा 0 से t, क्योंकि जब 0 टाइम होता है वहाँ से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 0 टाइम हुआ, हमने इस बॉडी को ऑब्जर्व किया, ये बॉडी पहले से ही इस पोजीशन पर थी, ठीक है। हम इसको ऑब्जर्व करते रहे, कितने टाइम तक, t टाइम तक हम उसे ऑब्जर्व करते रहे, और वो कहाँ पहुँच गई, पोजीशन x पर पहुँच गई, ठीक है। हमने माना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, जिससे वो मूव कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही थी वो थी v, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हर एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। x नॉट बॉडी की पोजीशन एट टाइम 0, x बॉडी की पोजीशन एट टाइम t, ठीक है। u इज इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब टाइम 0 है, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज v। और हमने ये माना कि इस कंप्लीट जर्नी में, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में जो एक्सेलरेशन थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल तरीका है मेरे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, डायरेक्शन तो देखो यहाँ पर चेंज हुई नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, तो वेक्टर लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी जो भी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है, ठीक है, अपॉन कितने टाइम में आया है, देखो फाइनल टाइम इज t, इनिशियल टाइम इज 0, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल डेफिनेशन है, यही तो है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। जितने वो टाइम में चेंज आया है, वो कितने टाइम में चेंज आया, u से v, फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना, टाइम को हम लेकर जाएंगे वहां, तो v माइनस यू किसके इक्वल हो गया, v माइनस यू a मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, ठीक है। सो v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ऑल राइट। यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज हैं, तो इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो लिखा भी है, इसको इस नाम से हम भी जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन इज ऑब्वियसली कांस्टेंट, और हमने कुछ भी नहीं किया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया, तो इसको डिराइव करना बहुत ही आसान था। फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, और इक्वेशन नंबर 2, ऑल राइट। तो यहां पर भी देखिए सेम सिचुएशन रहेगी, हम वही पिक्चर बार बार यूज करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी बॉडी इनिशियली यहां पर है, फाइनली वो कुछ यहां है, ठीक है। यहां पर टाइम क्या है, 0 है जब आप टाइम ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर टाइम कितना है, टाइम हो गया है t, ठीक है। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या हमने मानी है, x नॉट, और फाइनल पोजीशन हमने क्या मानी है, x। सो ये x नॉट और जो x है ना, वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो ये जो कोऑर्डिनेट है वो x नॉट है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो टोटल x है। तो दोनों का डिफरेंस, अगर इस बड़े वाले कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा ना डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया, कितना है ये, x माइनस एक्स नॉट के इक्वल है, ठीक है। बड़े कोऑर्डिनेट में से मैंने छोटा कोऑर्डिनेट जो है इसका माइनस कर दिया, ठीक है।
यानी कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन मैंने माइनस की है, तो ये x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, मान लिया कि वो u स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u मानी, फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं v। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। हमने पढ़ा है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको हम रेफरेंस मानकर सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑलराइट, अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है, s। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो s के इक्वल है, यानी कि x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट। ऑलराइट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है और ये कितने टाइम में हुई है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऑब्वियसली t टाइम के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, अभी हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था एवरेज वेलोसिटी का। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, वो भी एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तरीका है। तो u प्लस v अपॉन 2, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन देखो, जो हमेशा वैलिड है वो यही है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तब, और हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट दिस। ठीक है, सो v एवरेज, अब इसको हम हटा देते हैं, हमने जस्ट इक्वेट करने के लिए इसको यूज किया है। तो दोनों एवरेज वेलोसिटीज हैं, ये इक्वल होनी चाहिए। यहां से देखिए u प्लस v अपॉन में क्या आएगा 2, लेकिन v जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन फर्स्ट इक्वेशन से उठा लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से यूज कर लिया u प्लस ए टी। ये सब्स्टिट्यूशन मैंने कहां से उठाई, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने v को सब्स्टिट्यूट किया है u प्लस ए टी। क्लियर है इतना। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, देखो डिस्प्लेसमेंट हुई है s अपॉन में टाइम कितना लगा उसको t। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा, देखो u प्लस यू, 2 टाइम्स ऑफ u। ठीक है, प्लस में क्या रह जाएगा, ए टी। ऑलराइट, अब ये जो 2 है दोनों के नीचे आ जाएगा, 2 यहां पर भी आ जाएगा, 2 यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये है डिस्प्लेसमेंट s अपॉन में टाइम t आएगा, इस टाइम t को मैं यहां मल्टीप्लीकेशन में डाल देता हूं। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट s, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब इस पार्ट को सॉल्व करो, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। सो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, सो ये 2 से 2 कैंसिल, और u किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम t से, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा u मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। क्लियर है, प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, फिर क्या आया, हाफ a, और देखो टाइम जब मल्टीप्लाई हुआ तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो डेरिवेशन में कोई भी ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, डेरिवेशन बिल्कुल इजी है। फर्स्ट, अब बस आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट आप कहां से कर रहे हैं, अगर हमें एग्जाम में डिराइव करना है कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वहीं से बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, और ये हम मेथड देख रहे हैं विदाउट कैलकुलस। ठीक है, एक हम कैलकुलस वाला मेथड भी अभी हम देखेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी इज दिस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और दूसरी डेफिनेशन होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बस आगे हमने सब्स्टिट्यूशन की है और इक्वेट किया है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी देखने को मिल जाता है हमें, क्योंकि हमें पता है s किसके इक्वल है, x माइनस एक्स नॉट, तो कई बार हमें ऐसे भी मिल जाती है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक ही बात है, मीनिंग सेम है, क्योंकि हमने पता है कि s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये देखो पोजीशन हो गई, ठीक है, ये टाइम हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन, ये कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। एक्स नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो यहां पर s क्या है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है,
ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको कि ये जो s होता है अगर आपसे एक्चुअल में पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कब हो सकता है, इसको हम डिस्टेंस कब तक बोल सकते हैं, जब तक मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। जहां पर डायरेक्शन चेंज हुई फिर ये डिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट ही हमें आंसर देगा, डिस्टेंस हमें नहीं बताएगा, ठीक है। जब तक आपका मोशन, देखो बॉल को मैंने उछाला ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, यहां तक वो गई, ठीक है। तो जब तक आपका मोशन एक ही डायरेक्शन में है तब तक आप डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है, लेकिन जैसे ही वो बॉल वापस आना स्टार्ट होगी तब डिस्टेंस अलग रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अलग, ठीक है। ये इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट ही बताएगी। इनिशियल पोजीशन x नॉट, ठीक है, और फाइनल पोजीशन x, जहां पर भी वो बॉल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। नाउ वी विल सी इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो पोजीशन टाइम रिलेशन, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हमें क्या करना है, यहां पर डिराइव करना है। तो ये भी सिंपल है, यहां पर भी हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से ही स्टार्टिंग करेंगे, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में किया। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या s अपॉन टी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें पता है हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, टाइम को हम यहां ले आएंगे तो क्या बन जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम t से, इज इक्वल टू में क्या है, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, टाइम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, देखो पोजीशन वेलोसिटी ये रिलेशन है, तो यहाँ पर पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की हमें ज़रूरत है, वेलोसिटीज़ भी हमें दोनों चाहिए, एक्सेलरेशन तो हर एक इक्वेशन में होती ही है, यानी कि मुझे यहाँ पर टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन डिराइव करने के लिए मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे, रिकॉल करिए, अभी अभी हमने किया था फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो आई कैन राइट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम को देखिए, अब मैं टाइम को लिख सकता हूँ v माइनस यू दिस अपॉन ए, नीचे क्या आ गया एक्सेलरेशन a, ये मैं टाइम को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे इस रिलेशन में टाइम की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर एक इक्वेशन में आप कोई भी इक्वेशन देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड, जो वेरिएबल्स हैं, देखो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन हर जगह पर है, एक्सेलरेशन के अलावा सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, एक यहाँ पर वेलोसिटी है, दूसरा यहाँ पर टाइम है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी अगर आप याद करेंगे तो एक्सेलरेशन के अलावा वहाँ पर टाइम है और क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि s आ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी वहाँ पर दोनों नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर भी हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, टाइम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज u प्लस वी, ऑल राइट। इस 2 को मैं ना वहाँ भेज देता हूँ राइट साइड में, और टाइम को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन a, ये तो हमने एज इट इज सब्स्टिट्यूट किया है, जो अपॉन में 2 था वो वहाँ जा चुका है, यानी कि 2s। एक्सेलरेशन को भी वहीं भेज देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन भी वहीं चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2as, है ना, ये हो गया 2as। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो v प्लस यू और v माइनस यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमेशा यही होता है, इज इक्वल टू 2as, ये बन गया। और s को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2ax माइनस एक्स नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हमारा काम यहीं से चल जाएगा। कभी भी पोजीशन के टर्म्स में कई बार हमें पोजीशन दी होती है कि इनिशियली वो एक्स नॉट इतने कोऑर्डिनेट पर है, फाइनली वो इतने कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है। ये चीज़ें हमें दी होती हैं एक्स नॉट एक्स, तब हमें क्या करना पड़ता है, ये यूज़ करना पड़ता है। आप डायरेक्टली एक्स माइनस एक्स नॉट निकाल कर एस भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसके डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है विदाउट यूजिंग कैलकुलस मेथड। अभी तक हमने कैलकुलस मेथड को यूज नहीं किया है। ऑल राइट, नाउ वी विल सी अगेन
these three equations. दोबारा से हम देखो तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं, बट दिस टाइम वी विल यूज कैलकुलस मेथड. ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार इन तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड से, बट नाउ वी विल यूज दिस मेथड विच इज कैलकुलस मेथड. ऑलराइट, सो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या कहती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. हमने वहां पर क्या किया था, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और जब हम कैलकुलस में कहते हैं तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन हो जाती है dv अपॉन dt. ठीक है, हमें बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल की बात करनी होती है dt, तो वहां पर जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो भी बहुत स्मॉल हो जाता है dv. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन dv अपॉन dt. वही डेफिनेशन को हम यहां पर भी यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो हम dt को वहां ले जाएंगे तो dv क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय dt. ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, अब वेलोसिटी वेरिएबल है, वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है. देखो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. इनिशियल वेलोसिटी u कब है, जब टाइम 0 है, और फाइनल वेलोसिटी v कब है, जब टाइम हमारा t है. तो यहां पर ऑब्वियसली लिमिट्स टाइम के लिए डलनी चाहिए, वो हमने टाइम के लिए लिमिट्स डाल दी हैं. ठीक है, यहां पर वेलोसिटी के लिए लिमिट्स होनी चाहिए, तो इनिशियल और फाइनल वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ v, और उसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, लिमिट्स, यानी कि u और v, है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद करो हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, राइट. सो एक्सेलरेशन को आप बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है. ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ऑब्वियसली जब आप लिमिट्स डालेंगे 0 से t. ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, देखो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, यानी कि v हमारी अपर लिमिट डल गई, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट यानी कि u. ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर डालेंगे अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 है तो देखो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो सी, हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. ठीक है, पहले हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही डिराइव किया है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. ऑलराइट, अब हम सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं. सेकंड इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, पोजीशन टाइम रिलेशन, है ना, पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन हमें देती है. तो हमें पता है, देखो वेलोसिटी इज ds बाय dt. s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ds का मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और dt का मतलब हुआ चेंज इन टाइम. ठीक है, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी. ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है. ठीक है, सो अगेन dt वहां चला जाएगा और ds किसके इक्वल हो जाएगा, ds विल बी इक्वल टू v इंटू dt. ऑलराइट, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. लेकिन अभी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा v होता है u प्लस ए टी. ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि v को रखेंगे u प्लस ए टी. ठीक है, तो रख देते हैं. ds का इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, पहले लिमिट्स भी यहाँ पर देख लेते हैं, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ds का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, देखो इनिशियल पोजीशन उसकी x0 है, फाइनल पोजीशन उसकी x है. ठीक है, पोजीशन की टर्म से बात कर लेते हैं. इनिशियली वो x0 कोऑर्डिनेट पर है, फाइनली वो x कोऑर्डिनेट पर है. ओके, फिर हम देखिए इंटीग्रेशन v dt. यहां पर वेरिएबल क्या है, टाइम. तो टाइम का जो इनिशियल यानी कि लोअर लिमिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, और अपर लिमिट टाइम t यहां पर हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट्स डलेंगी x0 से लेकर x. ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन करना है, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया है u प्लस ए टी. ऑलराइट, और लिमिट्स है 0 से t. ये हमने वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया है, साथ में क्या है dt एज इट इज. u यहां पर कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं, देखो एडिशन में है, तो हमें इंटीग्रेशन एक बार इस पर भी करना होगा, एक बार इस पर भी करना होगा, दोनों फंक्शंस पर करना होगा. ठीक है, तो u तो कांस्टेंट है, उसके साथ में कोई टाइम वाली टर्म है नहीं, तो u dt हमें इंटीग्रेशन करना होगा, u मल्टीप्लाई कर दिया देखो dt के साथ में,
ठीक है, लिमिट्स वही रहेंगी 0 से t प्लस फिर सेकेंड इंटीग्रेशन क्या करना होगा, 0 से t क्या हो जाएगा a t, ये हमारा फंक्शन है, मल्टीप्लाई होगा dt के साथ। क्लियर है? अब कुछ भी नहीं करना, u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टाइम खुद t के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा u मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, और अपर लिमिट देखो t है, लोअर लिमिट 0 है, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अभी सही तो वो अपर माइनस लोअर लिमिट t ही बनने वाला है। ठीक है, यहां पर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो यहां पर भी वही करेंगे, टाइम t की पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी कि स्क्वायर कर दिया, और 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, लिमिट्स अगर आप डालोगे 0 से t तो वो यही बनने वाला है। यहां पर अगर हम देखते हैं लिमिट्स, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट, और ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो देखिए हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव कर ली है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, हमने क्या किया, वेलोसिटी का डेफिनेशन को यूज किया, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और उसके बाद में हम इंटीग्रेशन करते गए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया है। सो दैट्स इट, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स सी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं अगेन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड से हम देखेंगे, हमें पता है देखो एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं dv अपॉन dt। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए अभी अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की उसके लिए यही डेफिनेशन को हमने यूज किया है ना, लेकिन अब देखो हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम ds से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ds से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया, तो अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, dv अपॉन ds, dv अपॉन ds। ठीक है, और ds अपॉन dt, इनके जो पेयर्स हैं वो चेंज कर दिए। ठीक है, dv के नीचे क्या लिख दिया, ds, और ds के नीचे लिख दिया dt। ठीक है, इनको इंटरचेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। अब ds अपॉन dt ये मुझे पता है किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो दिस इज ऑब्वियसली व्हाट v, ये तो वेलोसिटी के इक्वल है। सो व्हाट आई कैन राइट नाउ, a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v, वेलोसिटी v मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, dv अपॉन ds। तो ये एक्सेलरेशन की देखो एक नई डेफिनेशन आ गई, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt तो होता ही है, कभी कभी हम इसको ये भी यूज करते हैं, a इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई होगा dv बाई ds के साथ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यूज करते हैं, कई बार ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, बट स्टिल अभी हमारी थर्ड इक्वेशन नहीं आई है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ds को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है तो क्या बन जाएगा, v dv इज इक्वल टू a इंटू ds। ठीक है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो गया, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सेम वही हमारा घिसा पिटा मेथड है, इंटीग्रेशन करना है। v dv, यहां पर वेरिएबल क्या देखो, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो लिमिट्स हम यहां पर यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, इनिशियल या फिर लोअर लिमिट हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, अपर लिमिट हमारी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए क्या वेरिएबल है, ds, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, x नॉट, और फाइनल पोजीशन क्या है, x। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब यहां पर वेरिएबल v है और dv के विद रिस्पेक्ट टू ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, फिर लिमिट्स भी डालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर है, ये इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लोअर लिमिट है x नॉट, अपर लिमिट है x। अब हमें कुछ भी नहीं करना, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, अपर लिमिट डाली v स्क्वायर, लोअर लिमिट डाली u स्क्वायर, दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो सही है, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वहां एक्सेलरेशन है a और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, देखो x माइनस एक्स नॉट, जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको s भी लिख सकते हो। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, या फिर आप इसको 2as भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। s का मीनिंग यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड कि s का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्टेंस हम सिर्फ तब तक उसको कंसिडर कर सकते हैं जब तक बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूअसली वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर एक ही बात है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें डिस्टेंस फिर नहीं बताएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जब भी चेंज हो जाए तो ऐसी सिचुएशंस को ध्यान से देखना है, और ऐसा ज्यादातर तो देखो तभी होता है जब हमारी बॉल के क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटी रिलेटेड, तो ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल मोशन में भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके। तो अभी तक हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक हमने डायरेक्ट मेथड से डिराइव किया और बाद में हमने देखा कैलकुलस मेथड जो भी हमने किया, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज किया है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमने कहा था फोर्थ इक्वेशन जिसको कहा जाता है, वो क्या होती है फोर्थ इक्वेशन। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी। पहले इसका मीनिंग ये समझ लेते हैं कि nth सेकेंड से मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई बॉडी देखो मूव कर रही है, ठीक है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं टाइम जब जीरो होता है, ठीक है। जब टाइम जीरो है, फिर वो टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो वो यहां पहुंच गई, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है। जब टाइम 2 सेकेंड्स हुआ तो वो यहां पहुंच गई, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है। जब टाइम 3 सेकेंड्स है तो लेट्स से ये उसकी पोजीशन है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि बॉडी ने थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, थर्ड सेकेंड, लेट्स से यहां तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी टाइम 4 सेकेंड्स यहां पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। दिस इज जीरो टाइम, ये हमारी पहली, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड जब हो गया बॉडी यहां पर है, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ बॉडी यहां है, जब टाइम 3 सेकेंड तो बॉडी यहां, और टाइम 4 सेकेंड पर बॉडी यहां। तो व्हेन आई एम सेइंग थर्ड सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप थर्ड सेकेंड किसको मानोगे, आप ये डिस्टेंस को थर्ड सेकेंड वाला डिस्टेंस मानोगे, या फिर 3 सेकेंड्स पूरी होने के बाद में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे आप मानने वाले हो। पहले तो ये समझना है, ठीक है। देखिए, जैसे हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है हम उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो एक्चुअल में उसने फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल किया है, ठीक है। अगर कोई 15 साल का हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, अब वो 16th ईयर में लग गया, मतलब ठीक है, उसका 16th ईयर स्टार्ट हो गया। अगर वो 15 ईयर्स का आज हो गया कोई भी, ठीक है, तो हम कहते हैं 16th ईयर अब उसका स्टार्ट हो गया। तो सिमिलरली जब अब देखिए टाइम 1 सेकेंड हो गया, ठीक है, 1 तो कंप्लीट हो गया ना, तो अब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो हम मानेंगे वो उसकी सेकेंड, दूसरी सेकेंड का डिस्टेंस है। ये उसकी पहली सेकेंड थी, ये उसकी दूसरी सेकेंड है, और ये उसकी थर्ड सेकेंड है, ठीक है। तीसरी सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। थर्ड सेकेंड कंप्लीट होने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बॉडी, वो फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अगर हम थर्ड सेकेंड की बात कर रहे हैं तो उसने जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस देखो 0 से लेकर 3 यहां तक ट्रेवल किया, और उससे 1 सेकेंड कम, यानी कि यहां तक, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ में आ गया। हमें क्या करना है, nth सेकेंड, हम तो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि nth सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। nth सेकेंड का मीनिंग ये होगा कि अगर ये सेकेंड nth सेकेंड में इसको मानूं तो ये उससे 1 कम, यानी कि n-1, ठीक है। बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो होगा जितना उसने n सेकेंड्स में ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस होना चाहिए जो उसने n-1 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि उसने nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी में मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूं, ठीक है। एंड दिस वन, ठीक है। तो अब ये बॉडी कहीं से भी चली आ रही हो, ठीक है, कहीं से भी चली आ रही है, मैं ये मान रहा हूं कि ये जो सेकंड है वो यहां पर n सेकंड्स कंप्लीट हो गई, तो ये कितनी होगी, n-1 सेकंड, ये कितनी होगी, n-2, ठीक है। तो nth सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना उसने n सेकंड्स में ट्रेवल किया,
माइनस करना होगा जितना उसे n-1 में ट्रेवल किया। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं n सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं यानी कि Sn डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बॉडी इन n सेकेंड्स, तो हम क्या इक्वेशन को यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें वहां से इजीली पता चल जाता है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी u हम मान लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि बॉडी ने रेस्ट से ही स्टार्ट किया, हम मान रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल है। तो क्या होगा, u इनटू में टाइम आना चाहिए t, लेकिन हमें पता है कि कितना टाइम की बात हो रही है, n सेकेंड्स की बात हो रही है। तो मैं टाइम की जगह पर पहले यहाँ पर जनरली लिख देते हैं, ठीक है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे पता मैं कितने टाइम की बात कर रहा हूं, व्हेन t इज इक्वल टू n सेकेंड्स। क्लियर है आपको बिल्कुल। तो t की जगह पर हम n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस हाफ एक्सेलरेशन a, यहां पर अगर हम n सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया। सिमिलरली अगर मुझे देखना है n-1, ठीक है, उससे एक कम सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां पर हमें करना होगा इनिशियल वेलोसिटी तो देखो सेम रहेगी, है ना, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। u मल्टीप्लाई होगा जितने टाइम की अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं n-1 सेकेंड्स की, तो u को मल्टीप्लाई करना होगा n-1 से, ठीक है। फिर क्या होगा, हाफ एक्सेलरेशन तो a सेम है और मल्टीप्लाई करना होगा n-1 के स्क्वायर से, ठीक है। सो दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है। और मुझे पता है मुझे अपर वाली इक्वेशन में से लोअर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, तब मुझे पता लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्लियर है। चलिए अभी जो सेकेंड इक्वेशन है इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर n-1 का स्क्वायर आ रहा है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दिस इज nth सेकेंड में जो ट्रेवल किया है, पहले मैं वही लिख देता हूँ, un प्लस हाफ an स्क्वायर, और n-1 के लिए जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो क्या है, देखो u इंटू n-1, ठीक है, प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। तो देखो हम इसी में चेंजेस करते चलते हैं, ये मुझे सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो u मल्टीप्लाई होगा n से, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, un माइनस u, ठीक है, ये हो गया हाफ a। अब n-1 के स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, n-1 के स्क्वायर को मैं सॉल्व कर देता हूं पहले, तो वो बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये रहने देते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस था, तो माइनस 2ab, तो वो होगा -2n, ठीक है। अब जो ये हाफ a है हर एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो आई एम रिमूविंग दिस ब्रैकेट, और ये पार्ट भी हम कर देते हैं अभी रेज, हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ a मल्टीप्लाई होगा पहले n स्क्वायर से, फिर हाफ a, ठीक है, यही चीज मल्टीप्लाई होगी किससे, 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस साइन है, हाफ a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n से, ठीक है। हमने उसी में सॉल्व कर लिया, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ओके। अब हमें दो सब्ट्रैक्ट करना है अपर इक्वेशन में से लोअर इक्वेशन को, ठीक है। तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप देख लो, इसको ऐसे लिख लो, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आई एम राइटिंग इट इन दिस वे, Sn यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया टोटल n सेकेंड्स में से माइनस कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल किया जो n-1 सेकेंड में, ठीक है। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, u मल्टीप्लाई होगा n से हाफ an स्क्वायर। अब माइनस करनी है ये सारी इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ में देखो पूरी इक्वेशन को मुझे लिखना पड़ेगा un माइनस u, ठीक है, प्लस हाफ an स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख दी, प्लस a अपॉन 2, देखिए ये वाली टर्म लिख दी, माइनस ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस में क्या होगा, a इंटू n। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस किया सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बन जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर
देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस अंदर लेकर गए तो un, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस ए बाई टू, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ए एन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, हमें पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। सो un से un कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल। अब आपको समझ में आ गया कि काफ़ी इजी सॉल्यूशन बच जाएगा। दिस इज u, इनिशियल वेलोसिटी u, माइनस देखो क्या हो रहा है, माइनस a अपॉन टू प्लस ए एन, है ना। जो भी टर्म्स बच गई अभी मैंने सिर्फ वो लिख दी है एज इट इज, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये कैंसिल हो चुका है सब कुछ। तो u माइनस ए बाई टू और प्लस ए एन। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो u पर तो मुझे कुछ नहीं करना, u एज इट इज, यहां से मैं एक्सेलरेशन कॉमन ले सकता हूं a, ठीक है। तो अगर मैं ये a कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस a हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा देखो n, और यहां से क्या बचा माइनस वन बाई टू, क्योंकि a को तो हम कॉमन ले चुके हैं तो माइनस साइन और वन बाई टू बच गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन उसकी a है, तो वो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, u प्लस a n माइनस हाफ। n में से हमें हाफ सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस a, ठीक है, ये बन जाएगा 2n माइनस वन अपॉन टू, बस मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। सो बन गया 2n माइनस वन अपॉन टू। तो ये भी हमारा फाइनल रिजल्ट बन सकता है, आपको जैसे भी ठीक लगता है आप इसे याद रख सकते हैं। बट दिस इक्वेशन गिव्स यू, या फिर ये हमें बताती है कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी nth सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसको इसलिए एज इट इज हम याद कर लेते हैं, अदरवाइज इसको डिराइव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए इसको याद होना हमें ज़रूरी है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने सभी इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की, और इसके अलावा हमने एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड, ये हमने डिराइव किया। In our next lecture, we will see some numerical problems based on these formulas. All right, till then keep watching our lectures and thank you.